नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने वीडियो के लिए एक पूरा कंप्लीट कोर्स शुरू किया है, जिसमें हिंदी और जीएस की क्लासेस चल रही हैं और कल से आपकी रीजनिंग की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए आज हमने यूपी स्पेशल की दूसरी क्लास को शुरू किया है, जिसमें हमने पहली क्लास जो है पाषाण काल से लेकर और आपके 600 ईसा पूर्व तक जो खत्म हो गई है। आज हम 600 ईसा पूर्व में जो हमारे 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद यानी मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का मतलब था उस समय का उत्तर प्रदेश, तो हम वहां से इसकी शुरुआत करेंगे और मध्य प्रदेश से लेकर आपको कन्नौज तक लेके चलेंगे। यानी इनके बीच में जिन जिन राजवंशों का उदय हुआ और क्या क्या इतिहास में क्या क्या बदलाव हुए, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में जिक्र करेंगे, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आज हमने ये कंटेंट उठाया है, ये परीक्षा वाणी की बुक है, जो इलाहाबाद का बौद्धिक प्रकाशन है। इसकी दो पुस्तकें हैं, जिसमें एक आपका स्मर्ग स्मर्ग यानी कंप्लीट और एक है संक्षिप्त यानी शॉर्ट। दोनों पुस्तकों का समायोजन किया है। उन समायोजन में से हमने कुछ चीजों को उठा लिया है और जो हमारे काम की नहीं है, यानी जो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में नहीं पूछती है, उनको छोड़ दिया गया है। और इसमें कुछ चीज मैं यहाँ पर भी कुछ चीज छोड़ने की कोशिश करूंगा और उसमें से जो है उसमें मैं कुछ चीज अपने पास से ऐड ऑन करूंगा। तो आप एक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए, अगर कोई चीज अच्छी लगती है या आपको पता नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आगे आप एक पुनर्अवलोकन या दोबारा से रिवाइज करने में आपको आसानी रहे। तो चलते हैं, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, यानी जो मगध राज्य है, इस मगध राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो कैसे हुआ था। सबसे पहली बात ये आती है, तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले है कि मगध राज्य, यानी ये जो हमारा मगध राज्य है, इसका जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष का मतलब होता है कि इसका जो उदय हुआ है वो कैसे हुआ है। सबसे पहली बात ये आती है, तो ये वर्तमान में जो जगह पड़ती है, ये बिहार के पटना में, बिहार के पटना में। अब आप ये कहोगे कि सर हम तो यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं, आपने यहाँ पर बिहार के जिक्र क्यों किया है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो वर्तमान में बिहार है, ये मध्य देश में आता था। मध्य देश तत्काल जो सारा क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था। तो यहां से परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात आती है कि बिहार के कौन से स्थान पर है? पटना के स्थान पर है। आगे बात करें कि मगध ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। महत्वपूर्ण राज्य का मतलब है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा राजवंशों का उदय हुआ, यानी जहां से राजवंश के उदय की चर्चा हमें इतिहास में मिलती है, वहां पर ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो कि बुद्ध काल के समय में, बुद्ध काल का मतलब है जो गौतम बुद्ध थे उनके समय का एक शक्तिशाली राजतंत्र था। शक्तिशाली का मतलब होता है कि शक्तिशाली राजतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर सबसे मजबूत राजा का तंत्र था, ऐसा हमें इतिहास में देखने को मिलता है। आगे कह रहे हैं कि काल अंतर में, काल अंतर का मतलब होता है कालों के बीच का अंतर, यानी जो उस समय का काल था और आज के बीच का काल, यानी जिस भी काल के बीच की बात आती है उसको बोलते हैं कालांतर। कालांतर में मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया था। मतलब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मगध का इतिहास बहुत बड़ा है, तो इन्होंने ये लाइन कही है कि मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास है। मतलब संपूर्ण भारत का मतलब है कि यहाँ पर इतने राजवंशों का उदय हुआ कि यहाँ पर सारी जानकारी इतिहास की हमें मगध से ही मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से मौर्य साम्राज्य वंश की स्थापना के बीच। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यानी
एक मिनट भाई, वो कह रहे हैं कि हाँ संबंध में, ये भाई कौन सी है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ, वो कह रहे हैं कि संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बीच, यानी जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उससे पहले जो राजवंश आते थे उसकी बात वो कर रहा है। तो उससे पहले कौन कौन थे यहाँ, उससे पहले आपके कौन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखो इन्होंने कहा है वास्तविक संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। किसका बिंबिसार था, मगध साम्राज्य का। अब ये जो मगध साम्राज्य है, इस मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापन कौन माना जाता है, बिंबिसार माना जाता है। जो किस वंश का शासन था, उस पर हर्यक वंश का शासन था, यानी हर्यक वंश में किसका शासन था, बिंबिसार का। तत्पश्चात बिंबिसार के बाद उसका जो पुत्र आया था वो कौन आया था, अजातशत्रु, उसका पुत्र गद्दी पर बैठा था। एक यहाँ पर इन्होंने लाइन दी है कि यहाँ पर बिहार के साथ साथ लगभग आधे उत्तर प्रदेश राज्य पर आधिपत्य स्थापित, आधिपत्य मतलब तो होता है अधिकार स्थापित कर लिया था। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। मतलब वो कह रहे हैं कि मगध साम्राज्य जो था उस समय इसका सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था, यानी महापद नंद था, जो अभी हमने डिस्कस किया है महापद नंद था। जिसके समय में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका विस्तार उत्तर भारत के साथ ही गुजरात, यानी आपका पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र और यानी आप जब उत्तर पश्चिम में चलेंगे तो राजस्थान, पंजाब और नीचे साउथ में कर्नाटक और पूर्व में उड़ीसा तक था, है ना। इस काल में संपूर्ण साम्राज्य में चहुमुखी, है ना, चहुमुखी की प्रगति हुई थी। महापद नंद, है ना, जो अभी हमने जिक्र किया है, महापद नंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ये जो सिकंदर है, यानी जो सबसे पहला यूनानी आक्रमण किया था वो किसने किया था, सिकंदर ने किया था। और सबसे पहली जो सिकंदर की लड़ाई हुई थी वो किससे हुई थी, महाराजा पोरस के बीच में हुई थी। और जब महाराजा पोरस और ये सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था तो महाराजा पोरस की बहादुरी को देखकर उन्होंने सारा साम्राज्य पोरस को वापस कर दिया था। तो ये भी बात आप याद रखना। लेकिन वह डर के बस की, यानी लेकिन डर बस वह व्यास नदी से आगे वह नहीं बढ़ सका। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो आगे नहीं बढ़ सका। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि जो मगध है, मगध पर किन किन वंशों का शासन रहा। सबसे पहले हर्यक वंश, ठीक है, किसका रहा था, हर्यक वंश। मैं यहाँ आप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आता है कौन सा आता, हर्यक वंश। दूसरा आता है शेषुनाग, ये शेषुनाग नहीं, ये शिशुनाग है। क्या है, शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश, ठीक है। तीसरा है नंद वंश। तो ये तीन मगध साम्राज्य पर क्या थे, ये सबसे पहले शासक थे, ठीक है, किससे, मौर्य वंश से पहले। और नंद वंश का जो समापन किया था वो लास्ट में जो अंतिम राजा था, यानी घनानंद, घनानंद की जो हत्या करी थी, तो उसके बाद ही कौन सा साम्राज्य आया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किससे किससे, विष्णुगुप्त की सहायता से उन्होंने यह स्थापना करी थी। तो आगे चलते हैं। अब आगे कह रहे हैं वो मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य क्यों है यहाँ इंपॉर्टेंट, मौर्य साम्राज्य से प्रसन्न बनना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत प्रमुख जानकारी मिलती है। हालांकि इनकी जो राजधानी थी वो कौन कौन सी थी, यानी पहले थी राजगृह, राजगृह, उसके बाद गिरिब्रज, गिरिब्रज, तत्पश्चात इनकी जो राजधानी बनी थी वो बनी थी वैशाली। तो ये भी बात आप याद रखना कि कभी कभी पूछ ली जाती है। और वैशाली के बाद जो राजधानी बनी थी वो बनी थी कन्नौज, यानी जिसके बाद में हम लास्ट में जब अंतिम तक जाएंगे तो कन्नौज तक जाएंगे, ये बात आप याद रखना। अब वो कह रहे हैं मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। कब करी थी, 322 ईसा पूर्व। अब 322 का मतलब क्या है, ईसा पूर्व से मतलब होता है कि जो हमारे ईसा मसीह थे उनके जन्म से 322 साल पहले की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उससे पहले भारत में इतिहास की कितनी जानकारी हमें यहाँ प्राप्त होती है, आप देख सकते हो। वो कह रहे हैं 322 ईसा पूर्व, यानी नंद वंश को पराजित करके, यानी नंद वंश का खात्मा करके किसका हुआ था स्थापना, मौर्य साम्राज्य की हुई थी।
और ये जो मुगल साम्राज्य का इस समय जो वर्चस्व था ना, वो पश्चिम में ईरान देखो आप समझ सकते हो, ईरान देश है ना, और सौराष्ट्र बोलते हैं, जो हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र उसको सौराष्ट्र बोलते हैं। तो सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक था, तथा उत्तर में यानी उत्तर की बात कर रहा है वो हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक राज्य तक था। आगे हम कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, यानी पहले कौन बैठे गद्दी पर, चंद्रगुप्त मौर्य बैठे, यानी किसमें, यानी मौर्य साम्राज्य में। तत्पश्चात कौन बैठे, बिंदुसार, यानी जो उसका पुत्र था बिंदुसार। तत्पश्चात जो बैठेंगे बिंदुसार के बाद अशोक बैठेंगे। वहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। अब बिंदुसार के पुत्र, उसका पुत्र कौन बैठा, अशोक, यानी मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षा में बनते हैं अशोक से, क्योंकि अशोक एक महान सम्राट था जो पहले वैष्णव धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। वह गद्दी पर 269, शायद इसमें जिक्र होगा कि वो कब बैठा था गद्दी पर, 269 ईसा पूर्व। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, आप यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो 322 ईसा पूर्व था और यहाँ पर कितना हो गया 269 ईसा पूर्व। अब इसका आप समझते हो मतलब क्या है कि यहाँ पर हम, यानी जब ईसा पूर्व का जन्म हुआ था यहाँ पर, मान लो आप ईसा पूर्व का जन्म यहाँ हुआ, कहाँ हुआ, 0 ईसा पूर्व। अब जितना हम पीछे की तरफ चलेंगे तो इधर से हम बढ़ते चले जाएंगे, और जब पीछे से आगे यानी इधर जो चलेंगे वो बढ़ते चलेंगे, और जब इधर की तरफ चलेंगे तो माइनस होते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है। कैलेंडर हमारा एक प्रकार का ईसा मसीह कैलेंडर, यानी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, तो इसीलिए ईसा मसीह से पहले घटना ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, और आगे घटना एडी। तो ये वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व को बीसी, यानी बैक फॉर, यानी बीसी मतलब बैक फॉर क्राइस्ट, ठीक है, ये भी याद रख लेना। आगे आगे कह रहे हैं कि अशोक एक महान शासक था, बड़ी बहुत अच्छी, जैसे मैंने किया, इसने इन्होंने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इनका जो शासन हुआ था वो 269 ईसा पूर्व, और 8 की ये बात करें तो माइनस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। जब 8 करेंगे तो कितना बनेगा, 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पड़ता है, ये प्रश्न बहुत आता है कि कलिंग जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब ये प्रश्न आता है कि जो कलिंग पर आक्रमण किया था उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो किससे मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रश्न। और एक प्रश्न ये आता है कि ये जो आपके अशोक हैं, इन्होंने क्या काम करा था, पहले यहीं से इन्होंने यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और धम्म की नीति अपना ली थी, यानी कभी युद्ध ना करने की जो है इन्होंने एक संकल्प ले लिया था, इसलिए इनकी जो गिनती होती है वो महाराज अच्छे। और देखो जबकि ये पहले ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, लेकिन उन्होंने क्या अपना लिया था बाद में, बौद्ध धर्म, जिसका मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं बौद्ध धर्म कर लिया था। अब ये कह रहे हैं कि बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसने लुम्बिनी की भी यात्रा की। लुम्बिनी का मतलब समझ रहे हो, यानी इन्होंने लुम्बिनी, यहां पर आपने देखा है कि इन्होंने किसकी करी, लुम्बिनी की यात्रा की, और कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जो आचार संहिता, वो कह रहे हैं आचार संहिता प्रस्तुत की, वह धम्म के नाम से जानेगी, जिसका अभी हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने धम्म की नीति अपनाई। धम्म का मतलब होता है कभी ना युद्ध करने की नीति, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था। आगे विश्व की बात करा, विश्व में अशोक एक ऐसा पहला शासक था जिसकी दृष्टि में संपूर्ण जीवधारी समान थे, यानी वो सबके लिए समान मानता है, यानी पृथ्वी पर जिसका भी जीवन हुआ है वो सबके सब कौन है, समान है, कोई किसी में अंतर नहीं है। आगे अशोक के इतिहास का स्रोत उसके अभिलेख, यानी जो उसकी जानकारी प्राप्त होती है किससे प्राप्त होगी, अभिलेखों से प्राप्त होगी। अच्छा अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि उस समय की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो जैसे कई सारे अभिलेख होते हैं, अभिलेख का मतलब होता है जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे गुहा लेख है ना, गुहा लेख का मतलब क्या है, यानी जो गुफा में लेख लिखे गए तो उनको क्या कहा जाता है, गुहा लेख। दूसरा होता है आपका स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेख का मतलब क्या है कि 2 स्तंभ ऐसे बना दिए गए हैं और उन पर कुछ जो लिख दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्तंभ लेख। तीसरा होता है आपका कौन सा, शिलालेख। तीसरा क्या होता है आपका, शिलालेख। अब ये शिलालेख क्या चीज है, शिलालेख का मतलब होता है कोई एक ऐसी शिला है और उस पर कुछ लिख दिया गया है, तो वो क्या बन गया आपका शिलालेख। बात समझ पा रहे हो, ये आपका स्तंभ लेख, ये शिलालेख। और गुहालेख का मतलब होता है कोई गुफा है और गुफा के अंदर ये जो दीवारें हैं इन पर कुछ रिकॉर्ड कर दिया गया, लिख दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका गुहालेख कहलाएगा। अब इससे मतलब है कि ये जो लेख लिखे गए थे किस लिपि में लिखे गए थे, तो उस समय ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा प्रचलन में थी, और ब्राह्मी लिपि में ज्यादा इनके लेख वैसे तो अनेक सारी लिपि हैं, और ये भी प्रश्न आता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था,
तो 1937 में जेम्स प्रेसेंट के नाम के व्यक्ति ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? 1937 में कौन व्यक्ति है ये? जेम्स प्रेसेंट। जेम्स प्रेसेंट नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। तो कौन सी लिपि में सबसे ज्यादा है? ब्राह्मी लिपि में ये सबसे ज्यादा इनके क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे कह रहे हैं कि अभी तक उनके 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं। अभिलेख मैंने आपको बताया 3 प्रकार के लेख होते हैं, एक गुहा लेख है, एक स्तंभ लेख है और एक क्या आपका शिलालेख है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद कह रहे हैं वो इन 40 अभिलेखों में से उत्तर प्रदेश में मिलने वाले अभिलेख इस प्रकार के, यहां से प्रश्न बन जाएगा भाई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो उत्तर प्रदेश से जो अभिलेख की प्राप्ति हुई है वो कहां से हुई, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको देख लेते हैं अभी एक बार कहां से मिले हैं। पहला है अहरोरा। अब ये अहरोरा जो अभिलेख है कहां पड़ता है? मिर्जापुर में। ये एक लघु शिलालेख है। अब ये लघु शिलालेख का मतलब क्या है? लघु का मतलब होता है छोटा, यानी छोटी शिला पर लिखा हुआ लेख है। यानी छोटी का मतलब होता है लघु, मतलब छोटा, छोटी सी शिला है। शिला का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कोई शिला है और उस पर कोई चीज लिख दी गई है, वो क्या बन गया? आपका शिलालेख बन गया है। आगे वो कह रहे हैं दूसरा है टोपरा। पहला है अहरोरा, दूसरा टोपरा। अब यहां से प्रश्न आ जाता है कि जो टोपरा शिलालेख है, ये पहले जो टोपरा था इसको टोपरा में जगह पड़ती है खिरजाबाद, और उसके बाद ये है सहारनपुर। अब इसका मतलब क्या है कि जो टोपरा लेख है इसको यानी दो हमारे हैं, एक है टोपरा और एक है मेरठ। इन शिलालेख को जो है ये बदल दिए गए, यानी फिरोज तुगलक के द्वारा इनको जो है यहां से उठाकर कहां से? मेरठ से और टोपरा से उठाकर कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? दिल्ली में। ये भी बात याद रख लेना। और तीसरा आता है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को भी यहां से उठाकर, यानी ये कैसे लेख हैं? ये स्तंभ लेख है। देखो टोपरा वाला भी क्या है? स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब होता है कि ऐसी आकृति है, उस आकृति में कुछ लिखा हुआ है, उस आकृति को उठाकर यानी फिरोज तुगलक के द्वारा अलग स्थापित करवा दिया गया था। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? एक टोपरा और यानी टोपरा और मेरठ का 2। और ये जो कौशाम्बी वाला है स्तंभ लेख, ये वाला, ये किसके द्वारा किया गया था? ये कौशाम्बी वाला ये अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर। जबकि वो किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा करेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में। आगे आता है सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। सारनाथ में आपको पता ही है, सारनाथ आपका ऋषिपत्तन यानी आपका वाराणसी, यहां से प्रश्न बन सकता है, तो महत्वपूर्ण बात है। आगे कह रहे हैं मेरठ स्तंभ लेख, यानी टोपरा और आपका मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज तुगलक के द्वारा, जिसका भी हमने यहाँ डिस्कस किया था, कहां स्थानित कर दिए गए थे? दिल्ली में। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। ठीक है, अब ये आपका दिल्ली आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो। अब बात आती है आगे। इन्होंने कहा है ये कौशाम्बी, यानी और जो जिसका भी हमने डिस्कस किया था, किसका डिस्कस किया था? कि जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है, ये जो कौशाम्बी उस समय जो पड़ता था ये इलाहाबाद, ये कौशाम्बी अलग है, अलग जगह है। तो अकबर के द्वारा कहां स्थापित कर दिया गया था? प्रयागराज। प्रयागराज को मतलब इलाहाबाद, और इलाहाबाद को भी जो बसाया गया था वो किसके द्वारा बसाया गया था? अकबर के द्वारा बसाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इलाहाबाद को बसाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन से व्यक्ति या राजा कौन थे? वो कौन थे? अकबर थे। ये भी बात याद रख लेना। ठीक है, आगे आता है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा आगे है किले में स्थापित करना। जबकि सारनाथ स्तंभ लेख जो है, जो सारनाथ स्तंभ लेख है उस पर बने सिंह, यानी सिंह कितने हैं? सिंह की संख्या है आपकी 4। ये भी बात याद रख लेना। आकृति को भारत सरकार ने अपना क्या बनाया है? राजकीय चिन्ह भी बनाया है। अब यहाँ से प्रश्न आता है, देखो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है? आपका सारनाथ में जो स्तंभ लेख है वो किसके द्वारा बनाया गया था? महाराज अशोक के द्वारा बनाया गया था, जिसको राजकीय चिन्ह बनाया है भारत सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा ऐसे, ये इधर 2 मछलियां हैं, आपने नोटिस करा होगा, लिखा हुआ है ना, यहाँ मछलियां लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या बनी हुई है? एक धनुष की आकृति बनी हुई है। तो ये भी बात याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। आगे है अशोककालीन। अशोककालीन यानी जो पाषाण कला आकृति, पाषाण का मतलब होता है पत्थर की कलाकृति तथा लेखों का निर्माण जो हुआ है वो चुनार का मतलब होता है पत्थर, जो कहां से मिलता है? मिर्जापुर के बलुए पत्थर से किया गया था। देखो
ये चूनार मिर्जापुर चूनार एक जगह है, ठीक है, और बलुआ पत्थर से किया गया है, यानी जो कलाकृति है ना वो पाषाण की है, पाषाण मतलब पत्थर की है। और वो पत्थर कहाँ का है, यानी एक मिर्जापुर आपका पता जिला है, और जिला में मिर्जापुर जिले में एक स्थान है, कौन सा है, चुनार, और वहां किस पत्थर का प्रयोग किया गया, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अशोक के काल में हजारों स्तूपों का निर्माण किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्तूप क्या होते हैं, स्तूप एक प्रकार के अवशेष सहित, यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा उस जगह में क्या कुछ ना कुछ अवशेष बनाए जाते हैं, उनको मंदिर के रूप में माना जाता है। अब स्तूप की बात आती है, जैसे हेनसुआंग ने उत्तर प्रदेश के मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी आदि स्थानों पर अनेक स्तूप होने का उल्लेख किया है। किसने, हेनसुआंग। अब ये हेनसुआंग कौन व्यक्ति है, ये हेनसुआंग है जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के व्यक्ति थे, ये चीन के थे भैया, कहाँ के थे, ये चीनी थे, ये बात याद रख लेना, कहाँ के थे, ये चीनी थे, ठीक है। अब उन्होंने कहाँ के लिए बताया, स्तूप कहाँ का है, मथुरा में, कन्नौज में, ठीक है, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में और काशी में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश की बात आती है, जो सारनाथ का जो है ना धर्मराज का स्तूप, वो आज भी विद्यमान है। ये समझ लेना कि ये परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सारनाथ का जो धर्मराज का स्तूप है वो कहाँ है, आज भी विद्यमान है, उपस्थित है। आगे चलते हैं। अब आता है आगे सुगवंश। अब सुगवंश यानी अभी हमने किसकी बात करी थी, मौर्य वंश तक की बात करी थी। अब आगे कौन सा आता है आपका, सुगवंश। अब सुगवंश मतलब सुगवंश यहाँ ये वंशज है भाई। मगध आपकी एक जगह हो गई, मगध की राजधानी गिरिव्रत या राजगिर होगी, उसके बाद वैशाली बन गई, अलग अलग बदलती नहीं, लेकिन वंश अलग अलग है। जैसे हमने पहले किसको पढ़ा था, अभी जो पढ़ा था हमने सबसे पहले पहले पढ़ा था हमने, सॉरी भाई, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो किसको पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था हर्यक वंश को पढ़ा था, ठीक है, हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश के बाद जो पढ़ा था हमने किसको पढ़ा था, सेकंड नंबर पे जो आता शिशुनाग वंश को पढ़ा था, शिशुनाग वंश। तीसरे नंबर पे जो आया था कौन सा आया था, नंद वंश, ठीक है। नंद वंश के बाद जो आया था वो कौन सा आया था आपका, मौर्य वंश, ठीक है जी। अब मौर्य वंश से पहले नंद वंश है, तो नंद वंश के शासन काल में किन का आक्रमण हुआ था, यूनानियों का आक्रमण हुआ था। और यूनानी में जो था वो उसका नाम क्या है, सिकंदर था। अब सिकंदर जब वापस गया तो वो अपने साथ जो लाया था सेनापति सेल्यूकस निकेटर को, वो कहाँ छोड़ गया था, यहीं छोड़ गया था, सेल्यूकस निकेटर, जिसका आपको कई बार चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होने की भी जानकारी मिलेगी आपस में। सेल्यूकस निकेटर का जब मौर्य वंश में किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से जब युद्ध हुआ था, तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से भी कर दिया था। ये भी जानकारी हमें आगे मिलेगी। अब मौर्य वंश के बाद जो आता है वो कौन सा आता है आपका, सुग वंश आता है। सुग वंश के बारे में देखते हैं, सुग वंश में क्या क्या लिखा हुआ है। ये है पुष्यमित्र सुग नामक एक ब्राह्मण। सबसे पहली बात है पुष्यमित्र सुग इनका नाम है, और ये कौन है, एक ब्राह्मण है। अब इन्होंने जो राजगद्दी प्राप्त करी वो कब प्राप्त करी, 185 ईसा पूर्व में करी। अब किसको हटाकर करी, क्योंकि मौर्य वंश का शासन था, तो मौर्य वंश में अंतिम सम्राट कौन थे, बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अधिकार कब कर लिया, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र की जगह विदेशम बना ली, यानी पहले जो इनकी राजधानी थी ना वो क्या थी, पाटलिपुत्र। अब इन्होंने राजधानी किसको बना लिया है, विदिशा को बना लिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी हमने अभी जो जिक्र किया था वो, यानी वहां से कहां की राजधानी कहां हो गई थी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, उदयन ने। ये भी प्रश्न आ जाता है। तो उदयन कौन है, यानी बिंबिसार के बाद कौन है, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद कौन है, उदयन। और इन तीनों को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दोनों ने ही अपने अपने पिता की हत्या की थी। यानी अजातशत्रु ने किसकी करी थी, बिंबिसार की हत्या करी थी, और उदयन ने किसकी करी थी, अजातशत्रु की हत्या की थी। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने पाटलिपुत्र की जगह अपनी राजधानी किसको बनाया, विदिशा को, यानी पाटलिपुत्र हट गया है। अब कह रहे हैं कि अयोध्या के शिलालेख कोई शिला, एक शिला यानी एक कोई शिला है ऐसी, यानी शिला का मतलब होता है एक बड़ा पत्थर है, ठीक है। अब शिलालेख से पता चलता है कि यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। देखो मैंने बात करी है यह ब्राह्मण धर्म का। अब 185 ईसा पूर्व मैंने आपको बताया कि ईसा पूर्व यानी ये 0 है, और इधर की तरफ क्या है, बढ़ते हुए तरफ चल रहे हैं, और इधर की तरफ क्या है, घटते हुए। यानी जैसे जैसे हम इधर चल रहे हैं ना, यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ घटते हुए जा रहे हैं। ये बात ध्यान रख लेना।
ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और इन्होंने पंतजलि आपको जानते हैं एक आचार्य थे, इन्होंने क्या लिखा था, एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी, महाभाष्य। कौन सी पुस्तक है, महाभाष्य, ये इंपोर्टेंट है। तो दो अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध का मतलब होता है कि जब कोई राजा अपने घोड़े को आसपास के क्षेत्र में भेज देता है, अगर कोई यानी जिस क्षेत्र में भी राजा का घोड़ा जाता है, अगर उस क्षेत्र के लोग यानी राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वो उसके अधीन आ जाता है। अगर वो उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है तब दोनों राजाओं के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। इसे अश्वमेध युद्ध के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहे हैं तो यह भी एक, यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होते हुए भी एक सहिष्णु था। देखो दो प्रकार, एक होता है सहिष्णु, एक होता है असहिष्णु। सहिष्णु का मतलब होता है जो सभी धर्मों को समान धर्म से देखे यानी समान दृष्टि से देखे, जैसे अशोक थे। अशोक का नाम इसलिए महान सम्राटों में गिना जाता है। आगे है, इन्होंने एक भरहुत, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भरहुत स्तूप का निर्माण करा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी ये प्रश्न आता है कि भरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो किसने कराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। देखो ये ब्राह्मण धर्म के हैं और ब्राह्मण धर्म होने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का एक स्तूप बनवा रहे हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये परीक्षा दृष्टि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे कह रहे हैं सुगकालीन साम्राज्य सीमा चंद्रगुप्त मौर्य के तुल्य थे। यानी जो सुगकालीन है ना ये, यानी ये पुष्यमित्र शुंग इतने मतलब शक्तिशाली राजा थे कि इनके समय की जो यानी क्षेत्र है, जो एरिया है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समान थी। यानी इतने मतलब अच्छे राजा थे या शक्तिशाली राजा थे। इनके इस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा भाई भाषा संस्कृत, यानी ब्राह्मण धर्म थे तो उस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन इन्होंने शुरू करा दिया। स्थापत्य कला और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, यानी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में यहाँ विकास हुआ। यानी कहने का मतलब है कि स्थापत्य कला पर काम हुआ, यानी कुछ चीजों का निर्माण कराया गया, अपनी भाषा की तरफ लौटा गया, और क्या हुआ, यानी ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, यानी वेद पुराणों पर आदियों पर ध्यान देने की चेष्टा की गई। आगे कह रहे हैं कालांतर में शुक राजवंश की नींव पर कर्ण वंश, यानी जब आगे इन्होंने कहा कि कालांतर में जब शुक राजवंश खत्म हुआ था उसके स्थान पर कर्ण वंश की स्थापित हुई। इस वंश का प्रथम शासन कौन था, वसुदेव। ये वसुदेव की जगह वासुदेव है, ठीक है, वासुदेव। अब उत्तर भारत पर इस वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनका शासन था ना वो 75 ईसा पूर्व से कहां तक था, 30 ईसा पूर्व तक रहा था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कहना चाह रहे हैं कि अब जो है 30 ईसा पूर्व तक जो शासन रहेगा ना, इसके बाद हिंद यमन आ जाएंगे। हिंद का मतलब होता है इंडो यूनानी। अब ये आपने ये यमन को कहा जाता है ग्रीक, और ग्रीक को कहा जाता है यूनान। यानी सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण किसने करा था, भाई किसके द्वारा किया गया था, यानी यूनानियों के द्वारा सबसे पहले आक्रमण कराया गया। तो यूनानियों में सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन व्यक्ति था, सिकंदर था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो यूनानियों ने किया, और यूनानियों में किसने किया, सिकंदर। अब आप कहोगे जी ये यहाँ पर क्यों आए हैं, भाई युद्ध जो शुरू हो गया था ना वो नंद वंश के समकालीन शुरू हो गया था, लेकिन इन्होंने इस पूरे टॉपिक को तो कंप्लीट करते तत्पश्चात ही तो इसको एक पूरे सीरीज क्रम में देखेंगे ना, सीरियल क्रम में। लेकिन इसको अब बात करते हैं यूनानी में सबसे पहला आक्रमण किसके समय हुआ, पहले तो ये बात याद रखना किसके समय हुआ था, नंद वंश के शासन काल में हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अरे भाई ये एक सेकंड भाई, तो देखते हैं एक बार। ये कह रहे हैं हिंद यमन, यानी हिंद यमन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। हिंद यमन का मतलब है कि हिंद यमन का मतलब आपने देखा इंडो ग्रीक का मतलब है, ये बात कर रहे हैं किसकी, यूनान की। यूनान सबसे पहले भी मैंने बताया कि सब किसके समकालीन था, अभी आपने सुना था। आगे कह रहे भारत पर सबसे पहले आक्रमण उन यूनानियों ने किया था जिसे हिंद यमन के नाम से जाना जाता है। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिमोत्तर का मतलब होता है कि जैसे ये
ये मान लो जैसे एक मैंने ऐसी बना दिया, जल्दी में भी इसको वो मत लेना, यानी ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये सारा जो क्षेत्र कहा जाता है ये पश्चिमोत्तर कहा जाता है, यानी पश्चिम और प्लस उत्तर का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है, यानी पश्चिमोत्तर का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन गंगा घाटी के क्षेत्र में ये गंगा घाटी में किससे, शुंग, यानी शुंग पर अभी बात हमने किसी कर दी थी, शुंगकालीन बड़ा शक्तिशाली राजा था, इसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग था। कब्जा नहीं होने दिया, यानी शुंगों से पराजित होने का इस क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा नहीं हो पाया। और शुंग व कर्ण वंश की समाप्ति के बाद, यानी जब पहले आया था शुंग वंश जैसे हमने बात करी, उसके बाद आया था कर्ण वंश, कर्ण वंश की समाप्ति के बाद ये आगे बढ़ पाए, यानी जब तक शुंग वंश का शासन था ना और कर्ण वंश का शासन था तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाए, तब तक ये क्या है, आगे नहीं बढ़ पाए थे। आगे कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ पाए। पंतजलि के महाभाष्य, जैसे अभी मैंने बात करी थी कि पंतजलि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी, महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत को घेर लिया था। साकेत यानी साकेत किसकी राजधानी है, बताइए मुझे कमेंट में करके, को घेर लिया था, तथा वे गंगा की घाटी में बहुत आगे तक बढ़ आए थे। यानी गंगा का मतलब क्या है कि ये आपकी गंगोत्री है, ये यानी ये गंगा है, अब ये यहां से इस तरफ की आगे चल रहे हैं, यानी उससे पहले नहीं आ पाए थे लेकिन बाद में आगे बढ़ पाए, इंडो यवन। आगे कह रहे हैं ये इंडो यवन। अब आगे देखते हैं यूनानी शासकों में मेनांडर। अब अभी हमने बात करी, यानी जो यूनानी थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो मेनांडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, मेनांडर, और ये बड़ा महत्वपूर्ण शासक का, ध्यान रख लेना परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। इसका साम्राज्य झेलम से, झेलम नदी यानी जो पंजाब में आपका, ये थोड़ा गलत बन गया, यानी ये आपकी पंच नदियां हैं, तो झेलम में आपका कहां से तक था, यानी यहाँ पर पड़ता है आपका मथुरा, यानी यहां तक था, ये समझिए कि यहां से लेकर यहां तक था, मथुरा तक था। तथा इस शाल इनकी क्या थी, शाल या शालकोट इनकी क्या थी, राजधानी थी। यमन साम्राज्य की स्थापना से जहां यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुए, यानी जब ये जो यमन साम्राज्य है इनकी स्थापना से जहां यूनानी भारतीय से प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने इनसे क्या क्या सीखा, कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि के विषय में यूनानी संस्कृति से बहुत कुछ सीखा। भाई अगर वो हमारे से संस्कृति से प्रभावित हुए तो हमने भी उनसे सीखा, क्या क्या सीखा, जैसे हमने उनसे क्या सीखी, कला सीखी, विज्ञान सीखा, मुद्रा कैसे होती है, ज्योतिषी शास्त्र सीखा, तथा बाद में यानी इनसे गंधार कला, जो गंधार कला शैली है वो इन्हीं की देन है, तथा मथुरा कली में भी इनका एक प्रभाव दिखाई देता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, यहां से भी हमें क्या दिखाई देता है, यानी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। आगे बात कर रहे हैं शक छत्र। अब ये शक कौन है, ये शक छत्र वंश के नाम से जाने जाते हैं, जो कहां पर पड़ते हैं, मध्य एशिया के आसपास पड़ते हैं। ये एक खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब होता है जो खाने के लिए घूमते रहते हैं, उनको खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ये एक बर्बर जाति थी, बर्बर का मतलब होता है एक, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक, जो ईरान से होकर भारत में प्रवेश हुए, यानी वो ईरान के रास्ते, यानी मान लो जैसे ये अपना प्यारा भारत है तो यहां से होकर, यानी ये आपका ईरान पड़ता है, यहां से भारत आए। इन्होंने कहा भारत में जो यमन सत्ता थी उसको समाप्त कर दिया, यानी जो यहाँ पर एक यमन सत्ता चल रही थी जिसका अभी हमने डिस्कस किया था, उसको क्या करते हैं इन्होंने समाप्त कर दिया, और अपना जो अधिकार है वो कहां कर लिया, तक्षशिला पाकिस्तान और मथुरा, मथुरा महाराष्ट्र, उज्जैन, ये महाराष्ट्र, ये उज्जैन पड़ता मध्य प्रदेश में, यानी तक्षशिला पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और नीचे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक, और नीचे मथुरा। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये आपका कहां है, तक्षशिला है। दूसरा उन्होंने पूछा मथुरा, यानी मथुरा आपका यहाँ है। आगे कहा है महाराष्ट्र, ये आपका इधर ये महाराष्ट्र हो गया, और इधर क्या हो गया आपका उज्जैन, ठीक है, उज्जैनी। तो ये आप याद रखना, ये महाराष्ट्र, यानी यहां तक इनका ये सारा जो क्षेत्र था ये शकों ने घेर लिया था। एक आगे कह रहे हैं मथुरा शाखा। ये जो मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप जो था उसका नाम था राजूल। क्षत्रप का मतलब होता है एक ऐसी क्षत्रप प्रणाली जिसके नीचे सभी धर्मों का, सभी राजवंशों का उदाहरण, उसको क्षत्रप प्रणाली बोलते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजूल था, जिसका उल्लेख मोरा एक जगह है जो पड़ती है मथुरा से प्राप्त होता है, और मथुरा से शकों का शासन पूर्वी पंजाब से, यानी जो शक है ना, शक, ये इनका जो है शासन पूर्वी पंजाब से कहां तक माना जाता है, मथुरा तक, यानी ये आपका पंजाब हो गया ये वाला हिस्सा, और इधर कहां हो गया आपका ये मथुरा, यानी यहां से यहां तक और यहां तक, ये सारा क्षेत्र जो है वो किससे घिरा हुआ था, यानी शकों से घिरा हुआ था। आगे शकों के बाद कौन से आते हैं, कुषाण, इनको भी देखते हैं, कुषाण से भी प्रश्न आ जाते हैं भाई। अब कुषाण से देखते हैं क्या है,
कुषाण एक चीन के यानी ये कुषाण चीन के सीमावर्ती प्रदेशों के आसपास निवास करने वाली एक यूचू जनजाति की शाखा थी। सबसे पहले ये कौन थे? विदेशी थे। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये चीनी थे, और दूसरी बात ये भारत में आए थे, ये एक प्रकार के विदेशी थे, ये बात आप ध्यान रख लेना। लेकिन इन्होंने भारत में रहकर बहुत कुछ किया। जैसे ये एक शाखा थी जो पश्चिमोत्तर भारत के पार्थियन, पल्लव और आगे शकों को परास्त कर गई। यानी जो हमारे पश्चिमोत्तर भारत में रह रहे थे, कौन? पार्थियन रह रहे थे, पल्लव रहे थे, उनको परास्त करके शकों को, यानी पहले पार्थियन है, फिर पल्लव है, फिर शक है, यानी हमने शक को पढ़ा, उनको छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पहले क्रम पे कौन आए? पार्थियन आए, दूसरे पे कौन आए? पल्लव आए, और तीसरे पे कौन आए थे? शक। लेकिन हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कहें भारत में कुषाण वंश की स्थापना की, यानी भारत परास्त कर भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजल कड़फिसेसिस था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद विम कड़फिसेसिस आए, ये दोनों शासक बड़े महत्वपूर्ण है। कुजुल कड़फिसेसिस और विम कड़फिसेसिस, ये दोनों महत्वपूर्ण है। आगे इनके सिक्के मथुरा तक मिलते हैं, यानी इनकी जो क्षेत्र था वो कहां तक था? मथुरा तक था। इन जिन पर देखो ये वहां के थे, लेकिन इनका प्रभाव देखो, शिव है ना, शिव का, उनका जो नंदी है तथा त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण मिली है, किस पर? सिक्कों पर। शायद ये शैव धर्म के अनुयायी हुए, ये बहुत बड़ी बात है। देखो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शैव धर्म अनुयायी भारतीय कुषाण राजाओं पर, यानी एक महान शासक कनिष्क हुए, जो 78 ईस्वी में जिन्होंने क्या काम करा? एक सख्त संवत की भी शुरुआत की। सख्त संवत किसने अपनाया? भारत सरकार ने इसको अपनाया हुआ है। किसने अपनाया हुआ है? भारत सरकार ने। भाई भारत सरकार ने अपनाया हुआ है। आगे करते हैं, आगे कह रहे हैं जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है, जिसका भी हमने जिक्र किया है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत भाग में मिले सिक्के और उत्कीर्ण प्रलेखों से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र किसी समय कुषाण साम्राज्य का, ये और कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी राजधानी है वो कौन सी राजधानी? इनकी राजधानी, इसका नाम क्या है? पुरुषपुर, यानी पेशावर, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ से वैसे इस कुषाण काल के सिक्के हैं, अभिलेख है, यहाँ से कुछ मिल जाता है, लेकिन कोई यहाँ से हमें परीक्षा में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये एक बार देख लेते हैं, यहां से प्रश्न कभी कभी आ जाता है, इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मथुरा भारत में कुषाणों की एक द्वितीय राजधानी थी, यानी जो मथुरा थी ना, मथुरा ये हमारी कैसी राजधानी थी? ये द्वितीय राजधानी थी। आगे कह रहे हैं कि इनका इस समय जो था वो मथुरा तक व्यापार और संस्कृति का प्रमुख व्यवहार था। कनिष्क के समय कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैली, यानी गंधार शैली और मथुरा शैली। देखो यहाँ ये स्वतंत्र शैली की बात हो रही है, जबकि इससे पहले हमने गंधार शैली थी वो कहां से सीखी थी? यूनानियों से, ये बात याद रख लेना। यानी जो गंधार शैली है इसके जन्मदाता भारत में कौन थे? यूनानी थे, और उनका प्रभाव कहां था? मथुरा शैली पर भी था। लेकिन स्वतंत्र रूप से जो शैलियों का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? यानी कुषाणों के द्वारा हुआ है, ये बात समझ लेना। यानी सबसे पहले प्रभाव इनका यूनानियों का था, लेकिन उसके बाद किसने किया था? इन पर सबसे स्वतंत्र शैली कुषाणों ने इनको बना दिया था। अब आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अब आगे आते हैं सीधा कौन? गुप्त वंश। देखो ये महत्वपूर्ण है। अब हमारी जो बात चल रही है वो किस पे चल रही है? यानी सीधा हम अब ईसा पूर्व से कहां गए? ईस्वी में आ गए, ये बात आप समझ लेना। यानी ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की घटनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब हम किसकी तरफ आ गए हैं? यानी ईस्वी की तरफ। और ईस्वी में कौन सा? यानी जो गुप्त वंश है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे आगे कह रहे हैं वो कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण युग का प्रयोग हुआ वह चतुर्थ शताब्दी के ईस्वी के प्रारंभ में गुप्त राजवंश। ये कोई इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ नहीं है, बस क्या पढ़ना है? गुप्त राजवंश की जो स्थापना हुई वो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई। एक तो आप ये लाइन याद रखनी है, गुप्त राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। जबकि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? घटोत्कच। ये दो पहले कौन है? श्रीगुप्त हैं पहला, ठीक है। दूसरे कौन है? घटोत्कच। लेकिन इनके बारे में कुछ और जानकारी हमें नहीं करनी है, पहले हो गए दूसरे। हम सीधा क्या जाएंगे? किस पर जाएंगे? चंद्रगुप्त पर जाएंगे, और हमें यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, सीधा चंद्रगुप्त के पास चलते हैं।
घटोत्कच के बाद उसका पुत्र कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम बना, मगध का शासक बना। मगध देखो अभी मगध चल रहा है, लेकिन बस क्या है, राजधानी बार बार बदल रही है। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने गलती से एक वर्ड यूज कर लिया था, कौन सा? वैशाली। जबकि क्या था, पहले जो इनकी राजधानी थी वो कौन थी? गिरिव्रज थी। गिरिव्रज के बाद कौन सी बनी? राजगृह बनी। राजगृह के बाद कौन सी बनी? पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, मगध की। और उसके बाद सीधी अब कहां पहुंच जाएगी? मगध का शासक बना। और उसके बाद अलग अलग, जैसे कुषाण आए तो उन्होंने पुरस्पर कर दी, उन्होंने अलग अलग कर दी। लेकिन ये बात याद रखना, पहले गिरिव्रत, फिर राजगृह और फिर पाटलिपुत्र। आगे मगध की सीमा को काशी, काशी का मतलब पड़ता वाराणसी, तथा कौशल तक बढ़ा दिया था, जिसकी जो 319 ईसा पूर्व में एक गुप्त संवत भी चला है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो कनिष्क ने चलाया था वो 78 ईस्वी में चलाया था। किस नाम से चलाया था? शक संवत चलाया था। ठीक है, और जो ये है दूसरा गुप्त संवत, ये कब चलाया था? 319 ईस्वी में चलाया था। जो उसके चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र कौन बना? समुद्रगुप्त बना। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आगे चलते हैं, और किसकी, यानी ये आगे देखो, इसकी जो बागडोर है वो किसने संभाल ली? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे है, इसके उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियान, जितने भी अभियान हुए हैं, इसकी जो जानकारी मिलती है वो किस मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलती है। और इसमें उत्तरापथ के 12 राज्यों में से 4 राज्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो इसके टोटल 12 राज्य थे ना, उन 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं? 4 राज्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब समुद्रगुप्त के बाद में उसका दूसरा पुत्र बना आगे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी जो अगला पुत्र बना। पहले कौन आए थे? दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आए आपके कौन? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आए आपके घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। यहां से बहुत प्रश्न आएंगे भी। कैसे? इनकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य किसको कह देते हैं? विक्रमादित्य यानी जिन्होंने शकों को पराजित करके, सॉरी शायद शक है, गुण है, एक बार मैं कंफर्म नहीं, इसको आगे देखते हैं एक बार, जब भी बात करेंगे इसके बारे में। गद्दी पर बैठा, यह विद्या का बड़ा प्रेमी था। किसका प्रेमी था? विद्या का बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह और शंकु, बेताल बट, घटक पर, वारामहिर व वरुचि सम्मिलित थे। इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। कैसा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इनमें मंदिर कला का विकास हुई, ये बड़ी बात है। मंदिर कला का विकास भी गुप्त काल में हुआ। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले तो इनके दरबार में कौन कौन? कालिदास, धनवंतरी, ये कालिदास एक लेखक थे, धनवंतरी चिकित्सक थे, ये कभी कभी पूछ लेता, अमीर कोश एक शब्दकार थे, ये सब कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा मंदिर कला का विकास गुप्त काल में हुआ। उत्तर प्रदेश में भीतरी गांव जो पड़ता आपका कानपुर, एक है भीतरी क्षेत्र पड़ता जो कहां पड़ता है? गाजीपुर, एक देवगढ़ जगह पड़ती है झांसी के, क्या मिले हैं? मंदिर के अवशेष मिलते हैं। और यहां से कोई और इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, और इन्होंने कहा गुप्त काल के उत्तर प्रदेश में आर्थिक, ये बात कर रहा है कि किस किस की बात कर रहा है? भाई इधर आ जा, ये उधर क्यों पूछ गया भाई इतना, इधर आ जा। आगे कह रहा है वो आर्थिक रूप से, इस रूप से आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से गतिविधियों में अद्वितीय का विकास हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्या है? चलिए भी देखिए, आगे है गुप्तोत्तर काल। अब ये कह रहे हैं कि गुप्त काल के पतन के बाद भारत में जो राजनीतिक इतिहास में प्रवृत्ति का बदलाव हुआ वो गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। और यह लगभग 1000 ईस्वी तक हावी रहा, है ना। और 1000 ईस्वी के बाद आपको पता है क्या होगा? क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी, यानी मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाएगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है। यह प्रवृत्ति विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब एक केंद्र ना होकर कई सारे यानी अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, उसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और क्षेत्रता की भावना का विकास हो गया। 7वीं सदी के आते आते तक पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज, यही तो इम्पोर्टेंट है। यानी जो मगध है, मगध से लेकर कहां तक पहुंच गए हम? कन्नौज तक। ये हमारा टॉपिक का भी विषय था। और ये आपका क्या है?
बार हमारा फैन ऑन रह गया था, तो उसको दोबारा से क्या करते हैं हम, ठीक है भाई, एक बार फैन ऑफ किया है हमने। आगे है उत्तर उत्तर भारत में राजनीतिक केंद्र बन गया, यानी ये भारत जो है भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया। उत्तर भारत में गुप्तकालीन शांति और स्मृति को परवर्ती गुप्त नरेश नहीं बचा सके, ये बड़ी बात है। यानी गुप्त काल में जो शांति और स्मृति बनी थी उसको गुप्त नरेश नहीं बचा सके। और 484 ईस्वी में तोरमाणों मिहिर के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी चीन में श्वेत हूण, ये देखो हूण है, हूण हूणों ने, यानी जो अभी हमने बात करी थी क्या है, वो क्या थे, हूण थे। हूणों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर अपना धावा बोला और इन्हीं नगरों को जला डाला, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसी समय जो है, यानी कहां पर, कन्नौज के मौर्य वंश, यानी जब जला डाला तो इसी में कन्नौज पर किसका शासन था, मौर्य वंश का शासन था, जो ईशान वर्मा ने हूणों को पराजित कर, यानी किसने हराया, ईशान वर्मा ने इनको हराया, हूणों को पराजित कर उत्तर भारत में हूणों से मुक्त कराया। और कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया, मौर्य वंश का जो है अधिकार हो गया। और इन्होंने हूणों को किसने हराया था, ईशान वर्मा ने हराया था, जो कौन से थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। आगे कह रहे यह कुछ शासन कुछ ही समय तक रहा और इस पर पुष्पभूति या वर्धन वंश, देखो पुष्पभूति उनको मत समझ लेना जो शुभ वंश के थे, तो इसलिए वर्धन वंश याद रखना। कौन, वर्धन वंश की सत्ता आ गई। और वर्धन वंश में क्या क्या हुआ यहाँ देखते हैं। आगे क्या है, वर्धन वंश में पुष्यभूति, वर्धन वंश का संस्थापक जो था कौन था, वो पुष्यभूति था। कौन था जी, पुष्यभूति था। आगे पुष्यभूति से लेकर क्रम से 3 शासक सामंत यानी जो इनके अधीन थे, कौन कौन थे, लेकिन चौथा शासक कौन था, प्रभाकर वर्धन था। अब यहां से शुरू होती है महत्वपूर्ण बात, यानी ये जो पुष्यभूति है इसके नीचे कौन थे, 3 शासक, 3 सामंत थे, जबकि चौथा शासक जो था वो कौन था, प्रभाकर वर्धन था। इस वंश को थानेश्वर का स्वतंत्र शासक माना जाता। थानेश्वर कहां पर था आपका, हरियाणा, ठीक है। अब आगे कह रहा है हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। हर्ष ने थानेश्वर की जगह अपनी राजधानी किसको बना दिया, कन्नौज को। कन्नौज को बनाया क्यों था, उसका कारण समझ लो। यानी जो कन्नौज पर इनकी बहन थी एक, है ना, उसका शासन था शायद, मेरे हिसाब से अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो इनकी बहन की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, मौर्य वंश के शासक से हुई थी। और मौर्य वंश को हरा दिया गया था, यानी उसकी हत्या कर दी गई थी। तब कौन पहुंचा था कन्नौज को, कन्नौज की जगह कौन पहुंचा था, हर्ष पहुंचा था, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बसाया था। और एक भारत को एक बार फिर राजधानी के मुख्य पटल पर स्थापित किया था। हर्ष का साम्राज्य थानेश्वर यानी हरियाणा से लेकर कहां, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर था। और आगे कह रहे हैं आगे कुछ भी नहीं है। अब कन्नौज, ये जो कन्नौज है इसको महोदयश्री, ये महादेवश्री नहीं है, इसको महोदयश्री, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था, महोदयश्री के नाम से जाना जाता था। और कन्नौज की स्मृति का उल्लेख, कन्नौज जो है इसकी स्मृति का उल्लेख जो है वो कहां मिलता है, यानी हेनसुआंग की, किसमें मिलता है, हेनसुआंग के वर्णन में मिलता है। हर्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 बौद्ध सम्मेलन हुए, कहां कहां हुए, एक कन्नौज में हुआ और एक कहां हुआ, प्रयाग में हुआ। हर्ष के बाद उत्तर भारत में पुनः उथल पुथल मच गई। मतलब कहने का ये है कि जो पाटलिपुत्र के बाद हमारी राजधानी कन्नौज बनी, कन्नौज में भी क्या होगी, आपस में उसको पाने के लिए टकराव होने लगे, क्योंकि विकेंद्रीकरण का भाव हो गया। यानी जो पहले एक गुप्त, यानी जो सम्राट एक छत्रप हुआ करते थे, अब वो नई छोटी छोटी जो है यानी शक्तियां पनपने लगी। और वहां से क्या हुआ, यानी छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो गया। और कन्नौज भी अब किसकी चपेट में आ गया, उथल पथल में। और हर्ष द्वारा उत्तर प्रदेश में 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कन्नौज और प्रयागराज में हुए। यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है। तो कन्नौज और प्रयाग में, और ये किसकी बात कर रहे हैं, बौद्ध की, जबकि ये क्या था, एक हिंदू सम्राट था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये सही सुन था। आगे चलते हैं। अब इस कन्नौज के सेंटर में कौन कौन लोग आ गए उनको देखते हैं भाई, कौन कौन लोग आ गए। अब बात करते हैं यहां, अब त्रिकोण में ये जो संघर्ष है इसको देखते हैं, ये क्या है, ये कह रहे त्रिकोणात्मक संघर्ष व प्रतिहार विजय, यानी जो तीन राजवंशों का जो आपस में लड़ाई हुई कन्नौज को लेकर, उसमें कौन विजय हुए, प्रतिहार विजय हुए, यानी गुज्जर प्रतिहार विजय हुए। जिसमें कौन कौन थे, पाल प्लस राष्ट्रकूट, और तीसरे कौन थे, ये प्लस में
प्रतिहार। और इनमें जो जीत दर्ज करी थी वो जीत दर्ज किसने करी थी? प्रतिहार ने करी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वर्धन वंश के बाद कुछ समय तक कन्नौज यशोवर्मन नामक एक शक्तिशाली शासक के अधीन था। तत्पश्चात एक आयुध वंश की सत्ता स्थापित हुई जो कुछ समय तक चली। ठीक है, अब इन तीनों में आपस में क्या हो गया? पाल, गुज्जर प्रतिहार वंश और राजपूतों के बीच में तेरी परिचय संघर्ष हुआ जो लगभग 200 वर्षों तक चला। और इस संघर्ष का अंत जो कन्नौज पर किससे? गुज्जर प्रतिहारों के अंतिम विजय से चला। देखो यहां से बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा प्रतिहार नरेश बड़े वीर योद्धा थे। इनका साम्राज्य कहां से? मुल्तान से सौराष्ट्र तक था। और इनमें एक राजा आएंगे मिहिर भोज, ये आजकल चर्चा में भी हैं। और यहाँ से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना है गुज्जर प्रतिहार वंश से, क्योंकि इनके सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो मिहिर भोज थे। और आजकल चर्चा में है, दो जाति आपस में लेकर इनको दावा कर रही हैं, आपस में उथल पुथल मच रही है। तो यहाँ से गुज्जर प्रतिहार यानी कन्नौज से लेकर शासन, कन्नौज से आसपास से प्रश्न बन सकता है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यूपी की बात है। और दूसरा आजकल क्या रहा है? चर्चा में भी रहा है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है? मिहिर भोज महिपाल और महेंद्रपाल आदि वंश के प्रसिद्ध शासक थे। राजा भोज सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और एक इंपॉर्टेंट बात, मिहिर भोज के शासन ये जो है ना, ये सुलेमान में भारत आया था। किसके शासन काल में आया था? यानी मिहिर भोज। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज को राजा भोज भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसका? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और 9वीं व 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत पर गुज्जर प्रतिहार वंशों का शासन स्थापित हो गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये लास्ट की बात है, बिल्कुल ये आपका अंतिम स्थिति चल रही है। ठीक है, अब लास्ट में शांति स्मृति का अनुभव करता रहा। और 1018 ईस्वी में, किसमें? यानी जो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने प्रतिहारों को पराजित कर दिया। यानी जो कन्नौज पर प्रतिहार राजवंशों का शासन था वहां पर किसने आक्रमण कर दिया? महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया और शासन या सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। और यहाँ से क्या शुरुआत हो जाती है? मध्यकालीन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे से बिंदु उनको समझ लेते हैं कि प्रतिहारों की बात की स्थिति क्या रही थी। प्रतिहारों की पराजय के बाद मध्य देश में क्या फैल गई? अराजकता फैल गई। कैसे? बुरी तरह अराजकता फैल गई। कैसे? अब इसमें दो नए राजवंशों का उदय हुआ। कौन से दो नए राजवंश है? एक चंदेल वंश है, ठीक है जी, जो जिसका शासन कहा था? महोबा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है तो प्रश्न बनने की संभावना है। महोबा में चंदेल वंश था जिसका शासन लगभग कब तक रहा? 400 वर्ष तक रहा। और चंदेल राजाओं के जो नमूने हैं वो अभी भी कहां से मिलते हैं? खजुराहो। और खजुराहो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा कन्नौज, और दूसरा स्थान है बनारस में गहड़वाल वंश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गहड़वाल वंश। इन दोनों राजवंशों के प्रादुर्भाव से मध्य देश में पुनः क्या हुई? शांति व सुव्यवस्था आ गई। और गहड़वाल वंश का जो प्रथम राजा था वो कौन था? यशोविग्रह था, जिसका शासन 1000 से 1085 तक था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वंश का प्रमुख राजा तो जो था वो कौन था? गोविंद चंद्र था। और दूसरा कौन था? जयचंद। जयचंद आपको पता ही है, अभी हाल ही में मूवी भी आई थी, उनके बारे में जिक्र किया था। ये जयचंद एक हमारा देश का नक्कारा आदमी है जिसने जो है विदेशियों को बुला लिया था। ये इन्होंने महोदय ने इनको आमंत्रित किया था। और ये इनका जो शासन काल है वो 1117 से 1193 तक है। जयचंद की पुत्री का संयुक्ता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, आपको पता ही है। और तराइन के युद्ध में जयचंद ने क्या काम किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेते क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। क्या हुआ था कि पुनर्स्थापना में, यानी जो आपका जयचंद है ना, ये जयचंद, ये पहले तो इतने से इतने तक था। जयचंद की पुत्री का संयुक्ता का विवाह किससे हुआ? पृथ्वीराज से हुआ, क्योंकि ये स्वयंवर था। यानी आपस में इनका पत्राचार होता था और लास्ट में इनको अपहरण कर इन्होंने शादी भी कर ली थी। आगे कह रहे हैं तराइन के युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज की वजह किसका? मोहम्मद गोरी का साथ दिया। यानी इन्होंने क्या करी थी? गद्दारी करी। और आगे पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? पहले में जो है, यानी पहले में जीत गया था, दूसरे में जो है हार गया था। और 1194 में फिर क्या हुआ? गोरी ने चंदावर युद्ध में, यानी इटावा पड़ता है, उसमें जयचंद को भी नहीं छोड़ा, उसको भी जो है मार दिया। और धीरे धीरे से तुर्कों के हाथ, यानी जो हमारा मध्य देश था वो किसके हाथ में आ गया? तुर्क। यानी जो दिल्ली सल्तनत पर जो शासन आएगा वो किसका आएगा? यानी एक प्रकार से तुर्क आ जाएंगे। और यहां से हो जाएगा हमारा मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था? मगध को पढ़ा था। और मगध से चलकर हम कहां तक पहुंचे? कन्नौज तक। तो सबसे पहले मगध की जो राजधानी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। मगध में जो सबसे पहली आपकी राजधानी बनी वो कौन बनी थी? गिरिब्रज। उसके बाद कौन सी बनी? राजगृह, जो इंपोर्टेंट है।
और उसके बाद बसाई पाटलिपुत्रानी, जो पाटलिपुत्र किसने बताई थी? उदयन ने। उसके बाद जगह जगह आपस में बदलती गई और जो एक महत्वपूर्ण राजधानी बनी वो कौन बनी? कन्नौज बनी। तो जैसा, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वहां पर भी जाकर देखे, जो पाषाण काल से 600 ईसा पूर्व तक सभी स्थितियों को अवगत कराती है, चाहे सांस्कृतिक स्थिति हो, राजनीतिक, आर्थिक, सभी को कराती है। और दूसरी जो ये वीडियो क्लास है, ये आपकी परीक्षा के लिए, वीडियो की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के साथ। देखते हैं अगली वीडियो में कहां तक कवर होता है हमारा इतिहास। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं पुनः कि अगर आपको इतिहास याद करना है तो यूपी का याद कर लीजिए, आपको सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से मिलेंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार अंतिम में हम ये रिवाइज कराने के बाद एक में आपकी एक मैराथन लगाई जाएगी। इसमें प्रश्न, ये अभी हमने थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर श्रेणी में पढ़ेंगे, जो एक बार आपका पूरी यूपी स्पेशल का रिवाइज हो जाए। तो चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद।